वहीं बलूचिस्तान में पाक सेना की क्रूरता भी देखने को मिली है। पाक सेना गरीब बलूच आदमी पर जुल्म ढा रही है। बलूच बूढ़े आदमी को डरा रहा है पाकिस्तान सैनिक। जबरदस्ती लगवाए गए पाक जिंदाबाद के नारे, बलूच शख्स के मना करने पर भी पिटाई की गई है। पाक सेना के अत्याचार से हर रोज बलूच गुजरता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी जब बलूचियों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिसको लीड कर रही थी मेहरंग बलूच, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इसके बावजूद वो लगातार अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं। अब वहां पर जबरदस्ती एक बुजुर्ग से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए हैं। लगातार क्रूरता यहां पर पाक सेना ढा रही है बलूचों पे। इसी के बाद लगातार बलूचिस्तान में भी तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि वहां पर आम जनता पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, क्रूरता बरतना शुरू कर दिया है। पाक सेना यहां पर एक गरीब बलूच आदमी जो कि बुजुर्ग थे, उन पर जुल्म ढाती हुई नजर आई है। पहले बूढ़े आदमी को डराया गया, जबरदस्ती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए गए। बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तो हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद। हाँ, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आर्मी पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, आयशा, आर्मी जिंदाबाद, डॉक्टर अल्लाह जिंदाबाद। डॉक्टर अल्लाह जिंदाबाद। मुर्दाबाद फार ना, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे अरे ये बता अरे फिर मुर्दाबाद फार। अरे अरे मन उसका अंग अरे घूम कब दारे गनु कुदा की गई है। जबरदस्ती यहां पर जिंदाबाद के, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है यूके देवनाथ जी आपका। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर ये पाकिस्तानी सैनिक हैं जो बुजुर्ग पर जुल्म ढा रहे हैं। ऐसे में ये हेकड़ी तब कहाँ चली जाती है जब बीएलए के तमाम दहशतगर्दी इन पर दहशत बरसाते हैं। जी हाँ हर्षा जी, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं यही कारण है कि क्यों बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जो जुल्म और सितम ढाए गए हैं, जो अत्याचार उनके ऊपर किया गया है, इससे ही बलूचिस्तान में अलग होने की जो तमन्ना है, आजादी की तमन्ना है, वो बढ़ रही है। शुरुआती दिनों में अगर हम याद रखें तो 1950 के दशक में, 1960 के दशक में वो पाकिस्तान से सिर्फ ऑटोनॉमी चाहते थे। ऑटोनॉमी बोला तो वो कहते थे कि हमें उनको, बलूच लोगों को, क्योंकि वो कबायली हैं, कि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए, उनको अपने इलाके में अपने हिसाब से कबायली रीति रिवाजों के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए। लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार ने उनके ऊपर दमन चक्र किया तो फिर बलूच भड़क गए। पाकिस्तान क्या करता है कि जब बलूचिस्तान में कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत वहां पर पुलिस को भेज देते हैं, रेंजर्स को भेज देते हैं, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को भेज देते हैं। अब ये जो जब पुलिस और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी वहां जाती है तो ये कंट्रोल करने के लिए भेजी जाती हैं। लेकिन होता यह है कि कंट्रोल करने से ज्यादा ये लोग वहां पर एक दमन चक्र की नीति चला देते हैं। तो ये एक कहते हैं ना कि अंग्रेजी में शब्द है सेल्फ डिफीटिंग साइकिल, कि जब वो दमन चक्र चलाती हैं पाकिस्तान की पुलिस और फौज, तो लोग और ज्यादा भड़क जाते हैं, और ज्यादा पुलिस और फौज के तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं, कई बार तो हथियारों से भी फायर कर देते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार को समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में अपने दमन चक्र को कम करें, बलूचिस्तान के लोगों को अपना नागरिक मानते हुए एक मैच्योर तरीके से उनको हैंडल करें। जी
बिल्कुल योगी देवनाथ जी, लगातार हम देख रहे हैं उकसावे की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, बुजुर्गों को यहाँ पर निशाना बनाना जा रहा है और उसके बाद ये लोग ये चाहते हैं कि अंदरूनी कला वापस निपट जाए। लेकिन इस तरह की जो वीडियोस लगातार सर्कुलेट हो रही हैं, ये लगातार यही दिखाती हैं कि इनका माइंडसेट बिल्कुल भी एकजुटता तक है ही नहीं। यहाँ पर ये लोग जिस तरीके की करतूतें करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कला और ही ज्यादा बढ़ेगा ना। हर्षा जी, पाकिस्तान में शुरुआती दिनों से ही दबदबा रहा है पंजाब के सुन्नी मुसलमान जो हैं उनका। ये पंजाबी होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। मैं तो कह सकता हूं कि उसमें थोड़ा बहुत दुष्टता का भी एलिमेंट होता है। ये बड़े ही पंजाबी सुन्नी जो होते हैं बड़े ही इस तरह से होते हैं, जबकि बलूचिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं बहुत ईमानदार होते हैं और थोड़ा सा भोलापन होता है, वो चतुर नहीं होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आर्मी है, वो बलूचिस्तान के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि सिंध के लोगों की भी हालत कोई खास अलग नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि सिंध के लोग जो हैं वो हजारों साल से व्यापार में लिप्त हैं, तो थोड़ा उनके पास आर्थिक समृद्धि ज्यादा है। इसलिए पाकिस्तान के जो पंजाबी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सिंध के लोगों को दमन नहीं कर पा रहे हैं। उनको सिंध के लोगों को मोरलेस बराबर ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी मैं बहुत बड़ी रीजन बताता हूं ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है क्यों। क्योंकि भारत में जैसे हमने आजादी के बाद अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेजेस खोले, हमने आईएएस की अलग से स्पेशल ट्रेनिंग की, हमने आईपीएस की अलग से ट्रेनिंग की, ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, उनकी जो पुलिस सर्विस है, वो फौज के नीचे ही रही। अभी भी पाकिस्तान में ऐसा रवाज है कि एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में उनके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ऊपर के तबके में सब फौजी लोग होते हैं, चाहे सर्विंग चाहे रिटायर्ड। तो होता क्या है कि उनका तो सिविलियन एक्सपोजर कम होता है, तो जहां पे भी कोई दुविधा होती है वो तुरंत डंडों से, गोलियों से उसका समाधान ढूंढते हैं। जबकि भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में जहां पर भी कोई असुविधा होती है, सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो प्यार से, मोहब्बत से बातें करके समस्या को समाधान ढूंढते हैं। तो इसीलिए भारत में हमारे जो नागरिक हैं वो प्रसन्न रहते हैं। भारत में एक नागरिक को मालूम है कि चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो बोल सकता है, वो अपनी असुविधा को रिपोर्ट कर सकता है। ऐसा एनवायरनमेंट पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल, वहां ना पक्ष है ना विपक्ष है, वहां तो सेना सरकार चला रही है और सेना के ये हाल है। तो ऐसे में आम जनता आखिर करे तो करे क्या। एक तरफ बीएलए हमला कर रहे हैं, एक तरफ टीटीपी हमला कर रहा है, एक तरफ वहां पर जंग की तैयारी हो रही है, लेकिन इसके बीच में पिसती तो आम जनता ही है ना हमेशा। हर्षा जी, किसी भी डेमोक्रेसी की ये पहचान है, खासतौर से अच्छे डेमोक्रेसी की ये पहचान है कि जो वहां उच्च पदों पे स्थित, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो, वो समाज के सबसे नीचे के तबके के साथ मिलकर बैठती है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। भारत में आप देखिए, हमारे जितने नेतागण हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, वो जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, सेकेंड टियर थर्ड टियर सिटीज में जाते हैं, गांव में जाते हैं, पंचायत के साथ बैठते हैं हर 2-3 महीने में 5-10 मिनट। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर, भारत की बात कर रहा हूँ, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है। वो आम जो आदमी है, गरीब आदमी है, उसका दुख दर्द समझते हैं। वैसे हर्षा जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद, देवनाथ जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें। बलूचिस्तान में गरीबी से जनता में हाहाकार है। बलूच शख्स ने पाक सरकार की पोल खोल दी। शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ पर बेहद ज्यादा कमी है। मुनीर शहबाज सिर्फ लच्छेदार बातें करते हैं। बलूचिस्तान खनिज संपदाओं का दोहन और पाक सरकार गुलामों की तरह यहाँ पर लगातार व्यवहार कर रही है। ये शख्स हैं जो ये पोल खोलते हुए नजर आए हैं। पाक सरकार गुलामों की तरह यहाँ पर हमारे साथ बिहेव करती है।
गरीबी से जनता का हाल वहां पर बेहाल है। ना बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर पा रहे हैं, ना अच्छी शिक्षा है वहां पर। क्या कुछ और कहा है, आइए ये सुनवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरा मंदबुक्टी आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, ये बलूचिस्तान की बेटी, बलूचिस्तान की शहजादी, आप इनका हुलिया देख सकते हैं, इनके कपड़े देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये बलूचिस्तान की सरजमीन की मालिक है और बलूचिस्तान के साहिल वसाइल में पूरा इसका हिस्सा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्ची बता रही थी कि हमें 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है और 20 बकरियां ये मजदूरी पर चरा रही है और एक बकरी का इनको 100 रुपया महीने का मिलता है। तो ये हालत है, आप खुद देखें। और तकलीफ दे बात और तकलीफ दे शय ये है कि हमारे नाम नेहाद हुक्मरान और मजहबी मुल्ला और इनको और इनके वालिदैन को बताते हैं कि गुर्बत, तंगदस्ती, भूख अल्लाह की आजमाइश है। तो सुना आपने किस तरीके से अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं। तमाम ऐसी बेसिक नेसेसिटीज जो वहां पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। यूके देवनाथ जी, क्या फायदा इस तरह की वेपनरी को फ्लॉन्ट करने का जब आप अपने आवाम का खाना पीना तक पूरा नहीं कर पा रहे। बेसिक नेसेसिटीज, शिक्षा, पेयजल, इस तरह की चीजें वहां पर पूरी नहीं हो पा रही। हर्षा जी, मैं एक स्टडी देख रहा था जिसके अनुसार बलूचिस्तान में इस वक्त 90,000 पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही हैं। आर्मी, रेंजर्स, फ्रंटियर, कांस्टेबलरी और सुरक्षा जो वॉलंटियर्स होते हैं वहां बोलते हैं लेवी। लेवी भारत के लोग समझ जाएंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं होमगार्ड। 90,000 लोगों को पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान को कंट्रोल करने में लगाया है। जबकि अगर पाकिस्तान की सरकार ठीक तरह से काम करती तो यही 90,000 लोगों को, 90,000 लोकल लोगों को वहां पर नौकरी देख सकती थी। उनको अलग अलग जगह पे ट्रेड, इंडस्ट्री, खेती, कृषि में लगा सकती थी। तो देखिए, कहां तो पाकिस्तान की सरकार 90,000 लोगों को पुलिस वाली तनख्वाह दे रही है, फौज वाली तनख्वाह दे रही है। इसकी जगह पर अगर वो लोकल ट्राइबल्स में 90,000 ट्राइबल्स को नौकरी दे देती तो आज ये 90,000 लोकल ट्राइबल जो हैं पाकिस्तान के वफादार सिटीजन होते। तो पाकिस्तान में कुछ अजीब सा वाकया हो रहा है। हर चीज का इलाज उनको पाकिस्तान की आर्मी में या बंदूक में नजर आता है। बलूचिस्तान के लोगों को बहुत दिक्कत किस लिए हो रही है, मैं बताता हूं। वहां पर जमीन के नीचे काफी खनिज संपदा है, जैसे आपने भी बताया, सोना है, कॉपर है। लेकिन जब इनका दोहन किया जाता है तो जो माइंस होती हैं उनके मालिकाना हक लोगों को, लोकल लोगों को नहीं मिलता। मालिकाना हक जो है पाकिस्तान की सरकार अपने हाथ में ले लेती है और जो ठेकेदार हैं जिनको वहां काम मिलता है, चाहे मशीन लाने के लिए, चाहे डिगिंग करने के लिए, चाहे लेबर लाने के लिए, ये सारे ठेकेदार पंजाब से आते हैं, सिंध से आते हैं, यानी बाहर से आते हैं। तो लोकल लोग जो हैं उनको तो वहां कोई कुछ भी माइनिंग से, उनके जमीन के नीचे जो मिनरल्स हैं उसके दोहन से जो थोड़ा बहुत इनकम होना चाहिए, लोकल लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसी से वो सब आस्ते आस्ते नाराज हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम है इस्लामाबाद, रावलपिंडी के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। जी बिल्कुल यूके देवनाथ जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लगातार पाकिस्तान के हालात को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। आवाम बेहद परेशान है, महंगाई की मार बेहद ज्यादा झेल रही है। ऐसे में वेपनरी को लगातार फ्लॉन्ट किया जा रहा है, तमाम चीजें खरीदी जा रही हैं, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज वहां के लोगों की पूरी कर पाना भी इनके लिए इतना ज्यादा मुश्किल है। हर्षा, देखिए, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति आज की तारीख में है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। सब इस बात को जानते हैं और मैं कई दफा ये बात कह चुका हूं कि ये जो पहलगाम में पाकिस्तान की सेना ने और असीम मुनीर ने किया है, ये मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर सिद्ध हो रही है। आप ऐसे समय पर जब आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, इन्फ्लेशन इतना जबरदस्त हो गया है
25% इन्फ्लेशन है। और अब जिस प्रकार के ट्रेड बंद कर दिए हैं, जिस प्रकार के एक्शंस भारत ने ले लिए हैं, और जिस प्रकार से उनको अपना मोबिलाइजेशन करने के लिए, कॉम्बैट एयर पेट्रोल चलाने के लिए उनको अपने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, हजारों करोड़ वो लोग इन चीजों के ऊपर, बिना हमने एक भी चीज मोबिलाइज किए उनको बाध्य कर दिया है कि वो इतना ज्यादा पैसा रोज खर्च करें। तो ये उनकी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डेंट पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, कीमतें और बढ़ेंगी, और उसका असर देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से रोष वहां की आवाम में बढ़ने वाला है आने वाले समय में। देखिए, जो हमने बॉर्डर बंद किया, जो हमने ट्रेड बंद किया, उससे पाकिस्तान के बड़े व्यापारियों पे उतना अंतर नहीं पड़ रहा। असली मार पड़ेगी वहां का जो छोटा व्यापारी था। सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच, पाक सरकार सेना के खिलाफ बलूचों में खासा आक्रोश है। पाक और चीन के कई ट्रक हैं जिनमें आग लगा दी। बलूचों ने 4 पंजाबी मजदूरों को यहां पर बंदी भी बना लिया है। नौशकी खारन मार्ग पर बलूचों का विद्रोह लगातार जारी। CPEC निर्माण के लिए माल ले जा रहे थे ट्रक, जिसमें आग लगा दी गई। नौशकी खारन मार्ग पर बलूचों का ये विद्रोह देखने को मिला। कर्नल शिवदान जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार बलूची यहाँ पर विद्रोह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन करने की भी इन्होंने लगातार कोशिशें की थी। मेहरंग बलोच जो इनकी लीडर रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस कदर यहाँ पर इन पर कहर बरसाया जा रहा है, ऐसे में ये कदम उठाना कितना गलत, कितना सही? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1947 से ही बलूचिस्तान को कभी पाकिस्तान ने अपना माना ही नहीं है। उनको हमेशा सौतेला व्यवहार किया उनके साथ में। और आपको मैं ये याद कराना चाहता हूं कि जिन्ना साहब ने खुद, मोहम्मद अली जिन्ना जो वहां के कायदे आजम हैं, उन्होंने खुद बलूचिस्तान का केस अंग्रेजी अदालत में लड़ा था उनको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए आजादी के समय। और उन्हीं जिन्ना साहब ने 1948 में बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया। चलिए, मिला लिया, ठीक है, मगर मिलाने के बाद उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया। वहां पर पंजाबी कम्युनिटी जो है, जो पंजाब के अंदर स्थित है, वो अपने आप को रूलर समझती है पूरे पाकिस्तान का। और इसके कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आपको याद होगा, शेख मुजीबुर रहमान चुन के आए, मगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने से मना कर दिया। वो केवल पंजाबी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे उस वक्त, याहिया खान जो वहां के मिलिट्री डिक्टेटर थे। इस प्रकार से पाकिस्तान ने रिपीटेडली शो किया है कि केवल पंजाबी कम्युनिटी वहां की डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट हैं। इसी से पाकिस्तान का डिवीजन होगा, टुकड़े टुकड़े में होगा। बलूचिस्तान अलग जाएगा, सिंध प्रांत भी अलग जाएगा, पूरे सिंध प्रांत के साथ भी सौतेला व्यवहार वहां पर हो रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो चल ही रहा है एक्शन। तो इसलिए बलूचिस्तान को जो नेग्लेक्ट किया है पाकिस्तान ने पिछले लंबे समय से, ये उसी का रिजल्ट है कि वहां की बलूचिस्तान की जो जनता है उसमें विद्रोह जागृत हुआ है और अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती है। और जिस प्रकार से बलूच लिबरेशन आर्मी दिनों दिन ताकतवर होती जा रही है, वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से शिवदान जी ने भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान बेहद जल्द अलग हो जाएगा, जिस तरीके से लगातार प्रहार वहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में साथ भी नहीं रह पा रहे, अलग भी नहीं हो पा रहे, खनिजों का लोभ इतना ज्यादा बढ़ गया है। हर्षा जी, ये तो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है, गनीमत है कि चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट बनाया पाकिस्तान में। चीन के शिंगजियांग से जब सीपैक प्रोजेक्ट बनाया, वो जो हाईवे निकाली और बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक ले गए, इससे थोड़ा सा पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को राहत मिल गई। इस हाईवे प्रोजेक्ट की बदौलत अब बलूचिस्तान के ग्वादर एरिया में पाकिस्तान की जो फौजें हैं वो आसानी से डिप्लॉय हो पा रही हैं। एक और बात जो हो गई है वो है कि ग्वादर पोर्ट बनने के बाद ग्वादर पोर्ट के एयर डिफेंस के लिए पाकिस्तान की फौज को पसनी एयरफील्ड बनाना पड़ा, एयरफोर्स का बेस वहां पर। तो जब पसनी एयरफील्ड बना तो वहां पर जाहिर बात है पाकिस्तान एयरफोर्स के युद्धक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय शुरू होने गए। तो पसनी एयरफील्ड बनने से भी उनको जरा बलूचिस्तान के दूर दराज के क्षेत्रों में खासतौर से कंट्रोल रखने में मदद मिली। माफी के साथ मैं आपको केवल 5 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, महज 5 सेकंड का समय दीजिएगा।
बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। सर अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, बलूचिस्तान के लड़ाके जो हैं वो अपना जो सपोर्ट बेस है वो ईरान के सिस्तान प्रांत से लेते हैं। तो पहले ईरान से खुलकर जो सपोर्ट आती थी उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगा दी थी ईरान ने, लेकिन अब ईरान के जैसे विदेश मंत्री आए हुए हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान फिर से ईरान के विदेश मंत्री को समझाएगा कि सिस्तान प्रोविंस का जो बॉर्डर है उसको टोटल कंट्रोल करे, ताकि ईरान से बलूची फाइटर लड़ाके जो हैं उनके पास कोई मदद ना पहुंचे। तो इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां करके किसी तरह से पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो विद्रोह है उसको अंडर कंट्रोल रख रहा है। जी, और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, बलूच नेता अख्तर की मुनीर को खुली धमकी देखने को मिली है। मुनीर ऐसी सजा देंगे कि 10 पीढ़ियां याद करेंगी। 1971 में बंगालियों ने क्या हश्र किया भूल गए मुनीर। शहबाज मुनीर बांग्लादेश जंग को भूल गए हैं। अख्तर ये बोलते नजर आए हैं, युद्ध भी हारे, वर्दी भी उतार कर आए थे। अख्तर बेंगल ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए। बलूचों पर अत्याचार करके शेर बनते हो आसिम मुनीर। कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने बलूचियों को यहां पर खुली धमकी दी थी और उसके बाद बलूचियों ने यहां पर 1971 का मंजर उन्हें याद दिला दिया है। अनुज माथुर जी, 1971 का मंजर लगता है आसिम मुनीर वाकई भूल गए हैं, जो उन्हें बार बार यहां पर याद दिलाना पड़ रहा है। बिल्कुल हर्षा, देखिए आज जो बलूचिस्तान में परिस्थिति है उसको मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल बांग्लादेश की जो या पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जो परिस्थिति थी लगभग वैसा हाल आज की तारीख में बलूचिस्तान का है। अब आप देखेंगे कि जिस प्रकार उनको, देखिए मुनीर साहब को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं हर्षा आपको बताना चाहता हूं कि उनको सिर्फ वही याद है और वो यही प्रयास कर रहे हैं कि भारत से उस शर्मनाक हार का कैसे बदला लिया जाए, बांग्लादेश के लोगों से उस शर्मनाक हार का कैसे बदला लिया जाए, ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उनकी पीढ़ियां इस बारे में काम कर रही हैं, जिस प्रकार से भारत के साथ पाकिस्तान अपने संबंध बनाए हुए है और वो प्रयास कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने का। और हर्षा, एजेंडा पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का एजेंडा भारत को कमजोर करना है, इसमें कोई शक ना हो। और भारत को अगर कमजोर करना है तो वो कोई भी इस प्रकार का काम नहीं छोड़ेंगे जो भारत में किसी ना किसी जगह पर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन मैं बता दूं, आज का भारत, आज का भारतीय नेतृत्व, आज की भारतीय सेनाएं वो नहीं है। और वो आसिम मुनीर को जो इन्होंने याद दिला दिया है बलूच नेता ने, ये किस प्रकार से उन्होंने शर्मनाक तरीके से वहां पर हारे, सरेंडर किया और फिर अपने टीवी सेट्स पे दिखा रहे थे कि हमने भारत के इलाके जीत लिए हैं। ये बेशर्मी की इंतहा थी उस समय, ये भी उन्होंने कहा है। और मेरा ये मानना है कि ये बात उनको याद दिलाने की इसलिए जरूरत है कि इस बार अगर उन्होंने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करी तो और 4 टुकड़े पाकिस्तान के होने अवश्यम भावी हैं हर्षा, अवश्यम भावी, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। अब आप देखें किस एक और बताता हूं कि देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आर्मी का एक बहुत बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिक्टेट है कि आप यू मस्ट स्ट्राइक द एनिमी वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। पाकिस्तान को आज की तारीख में सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी अगर हम उनकी इकोनॉमी के ऊपर स्ट्राइक कर सकेंगे, और वो स्ट्राइक्स लगातार भारत की तरफ से पिछले 10 दिनों में जारी हैं। और यही वजह है कि हमने अभी मिलिट्री टूल से इसको एस्केलेट नहीं किया है। हम एस्केलेट अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको एस्केलेट करेंगे अपने समय में, अपनी शर्तों के ऊपर, और तब पाकिस्तान को पता नहीं पड़ेगा कि कहां वो जा रहा है। यही वजह है वो बार बार कहीं चारों तरफ दौड़ रहे हैं, कभी यूएन में जा रहे हैं, कभी लावरोव से बात कर रहे हैं, कभी ईरान से बात कर रहे हैं, कभी तुर्की का जहाज यहां मंगा रहे हैं। ये सब उनकी घबराहट और उनका खौफ दिखाता है, और ये तमाम चीजें उनको कहीं मदद करने वाली नहीं हैं। इसके बजाय उनको जो गलती उन्होंने करी है उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना चाहिए अपना हाथ पहलगांव के हमले में, और जो दोषी हैं उनको अगर वो
सजा दे सकते हैं और उन दोषियों को हमारे हवाले कर सकते हैं, तब कहीं जाकर के बिल्कुल ये बिल्कुल। चलिए सर, आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बीएलए का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। बीएलए के सामने पाक आर्मी भी नतमस्तक है। बीएलए ने 10 कैदियों को जेल से छुड़ा लिया है। क्वेटा में 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया है। बलूचिस्तान में पाक सेना की हालत बेहद खराब होती जा रही है। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, बीएलए यहां पर लगातार अपना वर्चस्व कायम करती चली जा रही है, अपना प्रहार लगातार बरसा रही है। जब वहां पर बीएलए को रोक पाना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है, यहां पर एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है, भारत को हेकड़ी दिखा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे यूके देवनाथ जी? पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा कि अगर वो भारत की तरफ देख रहे हैं तो उनको अपनी पीठ बचानी है। यानी अगर वो वाकई चाहते हैं कि भारत के साथ जंग के लिए तैयार होना है तो सबसे पहले उन्हें अपने पीठ के पीछे टीटीपी और बीएलए के साथ एक करार करना पड़ेगा, जिसमें कि उन्हें टीटीपी को और बीएलए को बोलना पड़ेगा कि ठीक है, पाकिस्तान की सरकार उनको उनकी जो ऑटोनॉमी की डिमांड है, उनके जो लोकल हकूक हैं, वो देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की फौज ने एक गलती की और टीटीपी बीएलए के साथ भी अपने टेंशन के एनवायरनमेंट को कंटिन्यू किया तो भारत की फौज के सामने वो कहीं नहीं टिकेंगी। जी बिल्कुल। शिवदान जी, जिस तरीके से लगातार प्रहार बीएलए बरसा रहा है, ऐसे में टुकड़े टुकड़े होने के अलावा आपको कोई और ऑल्टरनेटिव नजर आता है? देखिए, मुझे ऑल्टरनेटिव से नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को हमेशा से सेना ने नियंत्रण किया है वहां पर, और सेना जो है पाकिस्तान का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। सेना ने कभी भी विकास की बात नहीं की है पाकिस्तान में। सेना ने इस तरह से रूल किया है पाकिस्तान को जैसे अंग्रेजों ने भारत को रूल किया था। इसलिए आज पाकिस्तान इस भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, जबकि विश्व के ज्यादातर देश प्रगति कर चुके हैं और सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं अपने सब चीजों में। आज देखिए, बांग्लादेश भी जब उसको शेख मुजीब हसीना की सरकार थी वहां पर, तो बांग्लादेश प्रगतिशील देशों की लिस्ट में काउंट होता था, उसकी ग्रोथ काफी अप्रिशिएबल थी। मगर आज पाकिस्तान सब कुछ होते हुए भी ये क्यों है कि 1947 से आज तक पाकिस्तान में केवल वहां की सेना ने ही नियंत्रण किया है, और सेना कभी भी देश को बनाने की बात नहीं सोचती है, हमेशा देश में आग लगाने की बात सोच रही है। इसलिए ये जो हो रहा है ये केवल वहां की सेना के कारण हो रहा है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान पर सेना ने नियंत्रण कर रखा है और ये नियंत्रण चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। एक टुकड़ा ऑलरेडी बांग्लादेश के रूप में हो चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान भी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र होगा और साथ में खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होगा। तो इसलिए जितना भी जो बुराई है सब सेना की। अभी भी जो आसिफ मुन्नी ने जो स्टेटमेंट दिया है भारत के खिलाफ, जो हिंदू मुस्लिम दो अलग राष्ट्र की थ्योरी बताई है, वो केवल इसलिए बताई है कि वो सेना जो पाकिस्तान में करंट समस्याएं चल रही हैं उनसे पाकिस्तान की जनता का ध्यान बटा करके वो भारत के साथ दुश्मनी को दिखा करके पाकिस्तान की जनता का ध्यान उधर केंद्रित करना चाहता है। मगर ये दाव उसका बहुत भारी पड़ेगा और उसको पड़ रहा है, और पाकिस्तान को और भी गरीबी की गर्त में से केवल मुनीर ही ले जा रहे हैं। बिल्कुल शिवदान जी, और अपने कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ पर पाकिस्तान नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर सभी के पास वापस लौटूंगी। बलूचिस्तान में पाक सेना में डर का माहौल है। पाकिस्तान आर्मी में सैनिकों की भारी कमी अब दिखने को लगी है। बीएलए के डर से लगातार पाक सैनिक भाग खड़े हुए हैं। बीएलए का अब तक कई इलाकों पर कब्जा हुआ है। अब आम जनता पर अत्याचार कर रही है पाक सेना। आम जनता लगातार खामियाजा भुगत रही है। अनुज माथुर जी, जिस तरीके से सबसे ज्यादा खामियाजा इस तरह की वॉर्स में, इस तरह जो इंटरनल कलह चल रही है, हमेशा आम जनता भुगतती हुई नजर आती है। क्या लगता है आपको, शुरुआत से अगर हम देखें जो ये सिस्टम पाकिस्तान में चला आ रहा है, जब सेना कब्जा कर लेती है और वहां पर देश को चलाती है, अगर यहाँ पर जो आवाम है शुरुआती तौर पर ही अगर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर देती तो इस तरह के हालात ना बनते? कितनी गलती आप मानते हैं आम जनता की? देखिए, आवाम की गलती एक मैं आपको छोटी सी बात बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो वायलेंस ऑफ रेडिकल माइंडसेट है उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है, और ये जो इसकी मेन समस्या है जो उनका एजुकेशन इकोसिस्टम है,
वहां पर जब शुरुआत से हम इस प्रकार का माइंडसेट बनता हुआ देखते हैं तो उसको दूर करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो। अभी मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अभी एक बहुत जबरदस्त रेडिकलाइज्ड विचारधारा बन चुकी है, वो एक देश नहीं रहा है। और उस की वजह यह है कि उनकी जो आर्मी है वो रेडिकलाइज्ड है, और जब आर्मी धर्म के बेसिस पर काम करना शुरू करती है और वो लोगों के बीच में धर्मांधता फैलाना शुरू कर देती है, तो उस देश का मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। अगर इंडिया पाकिस्तान को एग्जिस्ट करते पीसफुली तो आज साउथ एशिया की दो बहुत बड़ी शक्तियां वो होते। भारत बन चुका है एक शक्ति, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो समंदर के नीचे हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो। आज की तारीख में सर आप ये भी तो देखिए ना, ये धर्म की प्रॉब्लम इनको भारत के साथ ही तो है, चाइना से तो ये हाथ मिलाते हैं, उनका भी तो धर्म अलग है ना। नहीं, चाइना से हाथ मिलाते हैं, नॉट ओनली हाथ मिलाते हैं, आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया है, नॉट ओनली हाथ मिलाते हैं, वहां जो उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना ने जो बहुत जबरदस्त दबाव डाला हुआ है, उसके खिलाफ भी बोलने की कोई इनकी हिम्मत नहीं है। देखिए, जब जो कोई देश ऐसा होता है जिसके 3 मित्र नेबर्स हैं और तीनों के साथ उनकी लड़ाई है, उनके संबंध खराब नहीं कह रहा हूं, अफगानिस्तान से उनकी लड़ाई है, ईरान के साथ वो युद्ध की परिस्थिति में चल रहे हैं, और भारत तो खैर पूरा उनका चिर परिचित दुश्मन है ही, तब उसी ऐसी हालत में वो चीन के खिलाफ कुछ कहने की उनकी वो नहीं है, और न अगर वो कहेंगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आज अगर चीन ने हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेगा, इतने बिलियन ट्रिलियन उनके ऊपर। कर्नल शिवदान जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी अपनी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सेना ने बड़ी चालाकी से धार्मिक कट्टरपंथ की आड़ लेकर के पाकिस्तान पर नियंत्रण किया है। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन किया है, मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। आपको पता है 79 में जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई थी, उस वक्त उन्होंने पूरे मदरसों को उन्होंने आतंकवादी बनाया, और उस आतंकवादी मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर के उनको बार बार ये बताया गया कि आपने ये जिहाद करनी है और जिहादी बनना है और इस तरह काम करने हैं। इसकी आड़ में पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर कब्जा किया हुआ है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। वो पाकिस्तान की सेना इसी धार्मिक कट्टरपंथ के कारण ही अक्सर जो आतंकवाद के जो सरगना हैं उनको अपना शेल्टर देती है। आज हाफिज सईद जैसे लोग पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना ने ही उनका पूरा उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही है। इसलिए पाकिस्तान की सेना ने चालाकी से वहां के धार्मिक कट्टरपंथ का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आज बर्बाद करने की कगार पहुंची है। और यदि जब तक इस विचारधारा को नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान, और इस तरह पाकिस्तान की जनता एक प्रगतिशील देश नहीं बनेगी, तब तक उसका विकास होना संभव नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, ये 2 नेशन थ्योरी का गुणगान करने वाले क्यों भूल गए आसिम मुनीर या फिर मुशर्रफ के? इनके रूट्स भी तो इंडिया से ही जुड़े हैं, वहां जाकर ये 2 नेशन की बात करने लगे हैं लगातार। हर्षा जी, बहुत ही हास्यास्पद बात है। पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी की बात करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। ये भूल जाते हैं कि 2 नेशन थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान जब बना था तो पश्चिम पाकिस्तान बना था और पूर्वी पाकिस्तान बना था, यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये लोग अपनी धार्मिक संकीर्ण भावना के अनुसार ईस्ट पाकिस्तान को अपने साथ नहीं रख पाए। तो जब ईस्ट पाकिस्तान इनसे टूटकर बांग्लादेश बन गया तो 2 नेशन थ्योरी तो वहां उसी दिन कोलैप्स हो गई कि दोनों ही पक्ष मुसलमान थे, फिर भी साथ साथ पश्चिम पाकिस्तान के जो मुसलमान थे वो पूर्वी पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको हीन भावना से देखते थे, बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, दोयम दर्जे का लोग समझते थे। तो ये 2 नेशन थ्योरी अगर कोई धार्मिक विचारधारा पर बनाना चाहता है तो ये सिर्फ उसकी मानसिक संकीर्णता या कहते हैं ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ही दर्शाता है। हाँ, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने जवाब दिया जहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम है, हिंदुस्तान है। ये भी दर्शाता है कि शायद उनकी ट्रेनिंग बतौर मिलिट्री लीडर ठीक तरह से हुई नहीं है, क्योंकि दुनिया में मैं 34 साल तक एयरफोर्स में था,
और दुनिया में ने कभी भी किसी भी आर्मी चीफ को कठिन से कठिन समय में भी इस तरह के रूढ़िवादी धार्मिक बयान देते हुए नहीं सुना। जी बिल्कुल। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये कहना गलत नहीं होगा ना कि ये मसला डोनेशन थ्योरी का नहीं है, ये ईगो का है, ये पावर दर्शाने का है, ये डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं एक जेलसी फैक्टर यहाँ पर है भारत के टुवर्ड्स। बिल्कुल हर्षा, बिल्कुल टू नेशन थ्योरी, बिल्कुल अभी देवनाथ साहब ने बिल्कुल साफ कहा। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है? टू नेशन थ्योरी वो शिया मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी से लड़ रहे हैं, वो दोनों मुसलमान हैं, बलोचिस्तान बलोची भी मुसलमान हैं। तो ये आप देखें, ये टू नेशन थ्योरी का जो पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है असीम मुनीर ने, वो उन रेडिकलाइज्ड माइंड्स के लिए है जिनके लिए मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो आपका जो एजुकेशन इकोसिस्टम है वो एक उन्होंने रेडिकलाइज करके और वहां से वो लोग इस प्रकार के लोग तैयार कर रहे हैं। उस सब का हर्षा, हर चीज का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया हुआ है, वो जो शर्मनाक उनकी 1971, 65, 48 में हारे हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं वो जवाब ढूंढ रहे हैं और वो अपना फेस सेविंग करने की प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस समय से एक पीढ़ी तैयार करी है जो कि रेडिकलाइज्ड है। और मैं फिर बताऊं आपको कि जो वायलेंस ऑफ रेडिकल माइंड है उसको आप इतनी आसानी से करेक्ट नहीं कर सकते, और ये एक पीढ़ी पूरी तैयार करके उन्होंने खड़ी कर दी है। और ये इनको कंट्रोल करना अब बहुत मेरे हिसाब से मुश्किल है, और उसका परिणाम आप देखेंगे जैसे बांग्लादेश अलग हुआ वैसे ही कुछ और हिस्से अलग होने की संभावना यहाँ पर पूरी तौर पे बनी हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूं, और ये जब तक इस बात को ये लोग, इनकी सेना नहीं समझेगी, और सेना से ज्यादा जब तक इनकी आवाम नहीं समझेगी। और मैं बताऊं आपको हर्षा, आज की परिस्थिति में यहाँ की जो आवाम है वो समझ रही है। उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सेन वॉइसेस हैं जो कि हमें नजर आ रही हैं, और वो कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं आर्मी को, कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं उनका सिस्टम को। पूरा जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से हर पाकिस्तानी जनरल का काम यही है कि वो अपना टेन्योर पूरा करे, उसके बाद एक टेन्योर एक्स्ट्रा ले ले और फिर पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बन जाए। यही उनकी उम्मीद रहती है, और असीम मुनीर का भी यही एक लेकिन सर अब देर भी तो हो चली है ना। अब तमाम लोग जब प्रदर्शन करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि महरम बलोच, तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, आवाज बुलंद नहीं करने दी जाती। चलिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों का हौसला बुलंद है, बलूच लड़ाकों के साथ महिलाओं का भी जोश हाई नजर आ रहा है। आजादी की मांग को लेकर बलूच लड़ाकों में जोश है। पाक सेना से जंग में बलूच मारे गए हैं, बलूच लड़ाकों का सम्मान भी किया गया। बलूच महिलाओं ने बलूच लड़ाकों के लाश पर गीत गाया। महिलाओं ने बलूच नायकों की बहादुरी पर यहां पर गीत उनको अर्पित किया है। ये तमाम महिलाएं जिनका जोश हाई नजर आ रहा है। बलूच लड़ाकों का भी यहां पर हौसला बुलंद है। लगातार अलग होने की तमाम मांगे यहां पर की जा रही हैं, और इसी बीच महिलाएं यहां पर उन तमाम लड़ाकों का सम्मान करती हुई, गीत गाती हुई, गीत अर्पित करती हुई नजर आई हैं। शिवदान जी, ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां पर देखिए सम्मान किया जा रहा है उन तमाम लड़ाकों का। लेकिन किस तरीके से ये बलिदान चलता रहेगा, आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश में भी इसी तरह की एक्टिविटी हो रही थी आजादी से पहले। जब पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में तरह तरह के अत्याचार किए थे, आपको याद होगा, वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, वहां के लोगों को सरेआम मारा गया था, और तरह तरह के अत्याचार पाकिस्तानी सेना ने वहां किए थे। यही सब कुछ बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने किया है, जिसकी वजह से वहां के आम नागरिक में विद्रोह की भावना जागृत हो गई है। और ये सरेआम जहां महिलाएं इस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, इसका मतलब ये इतना डीप रूटेड हो चुका है, ये वहां के पाकिस्तान से अलग होने की भावना वहां पर, कि अब बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ रखना असंभव हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी बराबरी का दर्जा बलूचिस्तान को नहीं दिया है, बलूचिस्तान का विकास नहीं किया है। वहां के जो खनिज पदार्थ थे उनका केवल दोहन किया है। और जब से चीन को बलूचिस्तान के जो इंपॉर्टेंट जगह, जो जहां पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बेची है पाकिस्तान ने, तो एक प्रकार से चीन बलूचिस्तान को अपनी एक तरह से जो कॉलोनी जैसे बोलते हैं, जिसको एक
एक अपना गुलाम एरिया बोलते हैं, उस तरह बनाने जा रहा है। और इसकी संभावना से ही बलूचिस्तान में जब से सीपीसी का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तब से विद्रोह और भी उग्र हो गया है। और इसकी कारण ही अभी बलूचिस्तान की सेना इतनी विद्रोह उतराई है कि उसने पूरी रेल को हिजैक कर लिया, एक पूरी बस पर अटैक कर दिया और 16 सैनिकों को अलग से मार डाला। और अभी एक विदेश में भी कुछ पंजाबी मजदूरों को बलूचों ने मारा है वहां पर भी। तो इस प्रकार से जब से सीपीसी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वहां पर बलूचिस्तान में और भी ज्यादा विद्रोह की आग भड़क चुकी है। और ये महिलाएं प्रदर्शित कर रही हैं कि ये कितना अंदर तक गहरा हो चुका है ये भावना। बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई महिलाएं भी नजर आ रही हैं। क्योंकि देवनाथ जी, हर अति का एक अंत होता है, इस अति का क्या अंत होता हुआ आपको नजर आता है? हर्षा जी, बलूचिस्तान की जो शिकायत है उसको पाकिस्तान की सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहे, तो उन्हें ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। उनको उनकी जो कबायली तरीके हैं उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने का हक देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की सरकार ऐसा नहीं करती है तो बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर लड़ाई देखने को मिलेगी। और देखिए, उसी की तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरीके से तमाम लोग जो यहाँ बलिदान दे रहे हैं, उनका सम्मान करती है महिलाएं भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अनुज माथुर जी, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे कि आम जनता हालांकि अब अवेयर हो चली है, लेकिन प्रदर्शन जो वो करती चली आ रही है, जो उनके मेन चेहरे हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, तो क्या अब देर हो चली है इस तरह के प्रदर्शन करने में? हर्षा, देखिए, देर नहीं। देखिए, जब भी कोई इस प्रकार का काम परिस्थिति उभरती है तो आप देखेंगे लीडर्स अपने आप निकल करके बाहर आएंगे। लीडर्स को जब भी परिस्थिति खराब होती है वो अच्छे तक लीडर्स को तैयार करती है। और जब कॉज आपका बिल्कुल क्लियर है, आप चाहते क्या हैं, वहां की जनता बिल्कुल साफ समझ रही है इस बात को, तो देखिएगा कि आप यहाँ पर लीडरशिप, चाहे उनको जेल में डालें, चाहे आप कुछ करें, ये कहीं ना कहीं एक लीडरशिप यहाँ इनको मिलेगी और ये अपना मकसद सिद्ध करेंगे। ये बात निश्चित है कि पाकिस्तान को अपना देखिए, ये बलूचिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही, ये एक बहुत बड़ा जियो इकोनॉमिक चैलेंज चाइना के लिए भी है। अब देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना की तरफ से दबाव आएगा कि इस चीज को आप किसी भी प्रकार से सुधारें, क्योंकि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। और वो जो प्रोजेक्ट है CPEC और व्हाटएवर यू कॉल इट, आज तक टेक ऑफ नहीं हुआ। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो तमाम जो चीजें, उनको कहा गया था कि ये प्रोजेक्ट आएगा, यहां से लाभ यहाँ के लोकल्स को मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, कुछ नहीं मिला। बड़े इंजीनियर्स और सब चाइना से आए और जो लेबर और सब कुछ है वो पंजाब ने अपनी भेज दी। तो ये जब तक एक पंजाब प्रांत का बाकी पूरे पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके और उनको जनता की कहते हैं कि रूल करने की जब तक उनकी मंशा पूरी नहीं होगी, तब तक मुझे लगता नहीं है कि वहां पर कोई चीज सुधरने वाली है। हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं और आज के समय में जब आपके पास इतनी ट्रांसपेरेंसी है, हर्षा, यू कैन सी क्या हो रहा है, कहां पर किस प्रकार से हो रहा है।